बहमनी वंश का इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने दक्षिण भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से गहराई तक प्रभावित किया। जब हम बहमनी साम्राज्य के उत्थान और पतन की कथा सुनते हैं, तो उसमें युद्ध, षड्यंत्र और गुटबाजी की आवाजें तो गूंजती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कला, स्थापत्य और संस्कृति का संगीत भी सुनाई देता है। गुलबर्गा से बीदर तक बहमनी शासकों ने अपने पीछे स्थापत्य कला की अद्भुत धरोहर छोड़ी। गुलबर्गा की जामा मस्जिद आज भी उनकी स्थापत्य दृष्टि का स्मारक है। यह मस्जिद बिना किसी आंगन के बनाई गई थी और इसके विशाल गुंबदों और मेहराबों ने दक्कन की इस्लामी स्थापत्य शैली को नई पहचान दी। बाद में जब राजधानी बीदर स्थानांतरित हुई तो बीदर किले में अनेक भव्य महल, दरबार हाल और मस्जिदें बनी। बीदर का रंगीन महल और 16 खंभा मस्जिद बहमनी कालीन स्थापत्य की श्रेष्ठ कृतियां मानी जाती है। बहमनी वंश ने न केवल स्थापत्य में, बल्कि सिक्का प्रणाली में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जिन पर फारसी भाषा में लेख अंकित रहते थे। इन सिक्कों ने न केवल व्यापार को सुदृढ़ किया, बल्कि बहमनी सत्ता की वैधता का प्रतीक भी बने। शिक्षा और ज्ञान की दिशा में महमूद गवाह का योगदान अमूल्य रहा। उसने बीदर में मदरसा ए महमूद गवाह की स्थापना की, जो तत्कालीन काल का एक प्रमुख विश्वविद्यालय था। यहाँ पर फारसी, अरबी, गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा और अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। यह मदरसा फारसी स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें ऊंचे मीनार, टाइलों की सजावट और सुंदर लेखन देखने को मिलता है। यह शिक्षा संस्थान दूर दूर से विद्यार्थियों और विद्वानों को आकर्षित करता था। साहित्यिक क्षेत्र में बहमनी शासकों ने फारसी साहित्य को विशेष प्रोत्साहन दिया। दरबार में फारसी कवियों और विद्वानों को मान सम्मान दिया जाता था। धीरे धीरे फारसी और दक्कनी संस्कृति का समन्वय हुआ और दक्कनी उर्दू का साहित्यिक रूप विकसित होने लगा। ये भाषा आगे चलकर दक्कन की सल्तनतों और मुगल शासन में भी महत्वपूर्ण बनी। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहमनी साम्राज्य पर सूफी संतों का गहरा प्रभाव रहा। अहमद शाह बहमनी प्रथम को वली कहा जाता था, क्योंकि उसने सूफी परंपराओं और शिक्षाओं को प्रोत्साहन दिया। बीदर और गुलबर्गा सूफी दरगाहों और खानकाहों के केंद्र बने, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही श्रद्धालु आते थे। इसने दक्कन की सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को सामंजस्यपूर्ण रूप देने में योगदान दिया। बहमनी काल में विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों का भी उल्लेख मिलता है। फारसी और अरबी इतिहासकारों ने इस काल का विवरण लिखा, जिनमें साम्राज्य की भव्यता, उसकी राजकीय नीतियां और सांस्कृतिक जीवन का चित्रण है। इस समय दक्कन में अरब और फारसी व्यापारी भी बड़ी संख्या में आते थे, जिनके माध्यम से बहमनी साम्राज्य का पश्चिम एशिया से गहरा संबंध बना। गोवा और दक्कन के तटवर्ती क्षेत्रों के माध्यम से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। घोड़े, मोती, मसाले और वस्त्र इस व्यापार के प्रमुख सामान थे। बहमनी साम्राज्य ने दक्षिण भारत को स्थापत्य, भाषा, साहित्य और धार्मिक सहिष्णुता की जो धरोहर दी, वह बाद की दक्कनी सल्तनतों के लिए आधार बनी। बीजापुर की आदिल शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही और अन्य सल्तनतों ने बहमनी परंपरा को आगे बढ़ाया और उसमें नई ऊंचाइयां जोड़ी। जब बहमनी वंश का उदय हुआ, उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य भी अपनी शक्ति के शिखर पर था। दक्कन की धरती मानो दो विशाल हाथियों के बीच का रण क्षेत्र बन गई थी। एक ओर गुलबर्गा और बीदर से शासन करने वाले बहमनी सुल्तान और दूसरी ओर तुंगभद्रा और कृष्णा के मैदानों पर छाए विजयनगर के राजा। दोनों साम्राज्य नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, खनिज संसाधनों और व्यापारिक मार्गों के लिए बार बार आमने सामने आए। पहला बड़ा संघर्ष मोहम्मद शाह प्रथम 1358-1375 और विजयनगर के हरिहर द्वितीय के बीच हुआ। बहमनी सुल्तान ने तुंगभद्रा डोआब क्षेत्र पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। यह क्षेत्र रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह न केवल उपजाऊ भूमि थी, बल्कि यहाँ से विजयनगर और बहमनी की सीमाएं मिलती थी। मोहम्मद शाह ने आक्रमण किया और कुछ समय के लिए जीत भी हासिल की, किंतु विजयनगर की प्रतिरोध शक्ति ने उसे पूरी विजय प्राप्त करने से रोक दिया। फिर आया फिरोज शाह बहमनी 1397-1482 का काल। फिरोज शाह और विजयनगर के राजा देवराय प्रथम के बीच संघर्ष हुए। फिरोज शाह ने कई बार आक्रमण किए, यहाँ तक कि विजयनगर की राजधानी तक पहुँचने की कोशिश की,
किंतु विजयनगर ने अपनी घुड़सवार सेना और हाथियों की शक्ति से बहमनी सेना को पीछे धकेला। फिरोज शाह की महत्वाकांक्षा बढ़ी थी, लेकिन उसे निर्णायक सफलता नहीं मिली। इसके बाद अहमद शाह बहमनी प्रथम 1422-1436 और विजयनगर के बीच फिर से युद्ध छिड़े। अहमद शाह ने अपने साम्राज्य की शक्ति को मजबूत कर विजयनगर के विरुद्ध अभियान चलाए। उसने कई बार विजयनगर की सेना को हराया और अपने प्रभाव को बढ़ाया, किंतु ये संघर्ष भी स्थायी विजय में नहीं बदला। अहमद शाह का ध्यान धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर अधिक था, इसलिए उसने शांति स्थापित करने का प्रयास किया। वास्तविक निर्णायक दौर तब आया जब मोहम्मद शाह तृतीय 1463-1482 गद्दी पर बैठा और उसके वजीर महमूद गवा ने साम्राज्य की नीति संभाली। महमूद गवा ने विजयनगर के विरुद्ध बड़ी योजनाएं बनाई। उसने सेना का पुनर्गठन किया और कई मोर्चों पर एक साथ आक्रमण किए। गोवा और पश्चिमी तट के क्षेत्र पर अधिकार कर उसने विजयनगर की समुद्री व्यापार शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की। विजयनगर और बहमनी के बीच ये संघर्ष इतना गहरा हो गया कि दक्षिण भारत की राजनीति दो ध्रुवों में बढ़ गई, एक ओर बहमनी और दूसरी ओर विजयनगर। युद्धों का परिणाम ये रहा कि कोई भी पक्ष पूर्ण विजय प्राप्त न कर सका। कभी बहमनी आगे बढ़े तो कभी विजयनगर, किंतु इन निरंतर संघर्षों ने दोनों साम्राज्यों की अपार ऊर्जा और संसाधनों को नष्ट किया। विजयनगर ने अपनी राजधानी को और मजबूत किया, वहीं बहमनी ने बीदर को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। युद्ध केवल तलवार और भाले से ही नहीं लड़े गए, ये सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिस्पर्धा भी थी। विजयनगर जहां हिंदू संस्कृति और कला का गढ़ था, वहीं बहमनी साम्राज्य इस्लामी संस्कृति और फारसी प्रभाव का केंद्र था। दोनों के बीच ये संघर्ष कभी न खत्म होने वाला प्रतीत होता था। लेकिन इन युद्धों का एक बड़ा प्रभाव ये हुआ कि दक्कन की राजनीति में संतुलन बना रहा। यदि विजयनगर अकेले इतना शक्तिशाली हो जाता कि पूरे दक्षिण पर छा जाता, तो बहमनी वंश का अस्तित्व मिट जाता। और यदि बहमनी साम्राज्य निर्णायक रूप से विजयी हो जाता, तो विजयनगर का नाम इतिहास में छोटा पड़ जाता। दोनों के बीच के युद्धों ने दक्कन को विभाजित किंतु जीवंत रखा। इन युद्धों ने सैनिक रणनीतियों में भी परिवर्तन किया। बहमनी शासकों ने घुड़सवार सेना और तोपखाने का उपयोग बढ़ाया। महमूद गवा ने तुर्की और फारस से तोपचियों को बुलाया। दूसरी ओर विजयनगर ने हाथियों और पैदल सैनिकों की बड़ी फौज खड़ी की। इस प्रकार दक्षिण भारत युद्ध तकनीकों का एक प्रयोग स्थल बन गया।